इन पांचों में से रूस सबसे पहले वॉशिंगटन पर हमला कर सकता है। अमेरिकी खुफिया रिपोर्ट में ये जानकारी सामने आई है। हमले में एक मेगाटन थर्मोन्यूक्लियर बॉम्ब का इस्तेमाल किया जा सकता है। हमले के दौरान सूरज की गर्मी से 5 गुना ज्यादा हीट निकलेगी। हालात ऐसे होंगे जैसे एक साथ कई ज्वालामुखी फट रहे हैं। आसमान से सैकड़ों फायरबॉल गिरने जैसे धमाके हो सकते हैं। इतने बड़े हमले में वॉशिंगटन डीसी का नामो निशान मिल सकता है। अंदेशा जताया गया है अगर ऐसा हुआ तो परमाणु हमले में 7 लाख से ज्यादा लोग मारे जा सकते हैं। परमाणु हमले को लेकर पेंटागन टेंशन में इसलिए भी है क्योंकि इस बार जो इनपुट रूस से मिल रहा है उससे साफ तौर पर ऐसे सिग्नल है कि रूस परमाणु हमला कभी नहीं कर सकता। और अमेरिका की परेशानी रूस की इस वॉर एक्सरसाइज को देखकर जरूर बढ़ सकती है। क्योंकि इसमें पहली बार आईसीबीएम न्यूक्लियर मिसाइल यास को शामिल किया गया। जिसकी रेंज 10,000 किलोमीटर से ज्यादा, यानी रूस की पांचों टारगेट इसकी रेंज में आते हैं। एक तरफ यास को सैन्य में अलर्ट मोड पर डाल दिया गया है, दूसरी तरफ रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लाव्रोव चीन जा पहुंचे। यानी रूस के हमले के बाद नेटो पलटवार करता है तो उसे जवाब देने की भी तैयारी की जा रही है। अमेरिका को एक साथ कई मोर्चों पर घेरने की तैयारी। पहला मोर्चा रूस यूक्रेन युद्ध, दूसरा मोर्चा इजराइल हमास युद्ध, तीसरा मोर्चा टास्क फोर्स हूथी जंग, चौथा मोर्चा अमेरिका ईरान में टकराव, पांचवा मोर्चा नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया में तनातनी, छठा मोर्चा चीन ताइवान भिड़ंत, सातवां मोर्चा फिनलैंड रूस में तनाव। इन 7 मोर्चों में अमेरिका किसी न किसी तरह शामिल है, यानी रूस अमेरिका को तबाह करने का पूरा ब्लूप्रिंट बना चुका है, जिसमें उसने नॉर्थ कोरिया चीन और ईरान के साथ मिलकर एक विध्वंसक गठबंधन बना लिया। Russia's friends in Asia are working for continuing this war aggression. China is propping up Russia's war economy. In return, Moscow is mortgaging its future to Beijing. North Korea and Iran are delivering substantial supplies of weapons and ammunition. In return, Pyongyang and Iran are receiving Russian technology and supplies that help them to advance their missile and nuclear capabilities. This has regional and local security consequences. दुनिया में एटमी सुनामी आ सकती है, जिसके लिए रूस ने एटमी वार्निंग जारी की। अमेरिका ने नेटो देशों में हाई अलर्ट जारी कर दिया, जिसके बाद जर्मनी ने बाल्टिक में युद्ध मोड उतार दिया। साथ ही फिनलैंड और स्वीडन ने बॉर्डर पर निर्धारित बढ़ा दी। जबकि पेंटागन ने पूरे अमेरिका में रूस के एटमी हमले को लेकर अलर्ट रहने को कहा, खासतौर से उन जगहों पर जहां सूर्य ग्रहण देखने के लिए हजारों लोग इकट्ठा हो रहे हैं। TV9 भारत। खाकी में रूसी सेना ने एमएलआरएस से हमला किया। ग्रैंड रॉकेट लॉन्चर से विध्वंसक प्रहार किया गया है। हमले में यूक्रेन का गनफायर तबाह हुआ है। यूक्रेनी सेना के 3 सैन्य वाहन भी खत्म हो गए। दोपहर को इजराइल ने सीरिया की राजधानी दमिश्क में मौजूद ईरान के दूतावास पर हमला किया। इस अटैक में कई ईरानी कमांडो की मौत हुई।
मगर इसराइल का यही हमला अब पूरे अरब वर्ल्ड को महाजंग में झोंक सकता है। आशंका तो ये भी जताई जा रही है कि अरब के साथ साथ अफ्रीका में भी बारूदी भूचाल आ सकता है, क्योंकि ईरान ने इसराइल के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया है। किन हथियारों से इसराइल पर हमला होगा, कहाँ होगा, कैसे होगा, ये सारा प्लान ईरानी सेना ने तैयार कर दिया है। हैरान करने वाली बात यह है कि इसराइल के खिलाफ युद्ध में ईरान अकेला नहीं, बल्कि तमाम प्रॉक्सी संगठनों के लाखों सैनिकों के साथ उठेगा। तो क्या रईसी के प्रतिशोध से इसराइल का वजूद मिटना तय है? आप सबसे भीषण युद्ध का आगाज होने वाला है। घातक मिसाइलों, विस्फोटक ड्रोन हमलों के साथ साथ एटॉमिक हथियारों का खुला इस्तेमाल होने वाला है। और जानते इस बार अरब और किसकी वाली चाहिए? वो कौन सा मुल्क है जिसका वजूद दुनिया के सबसे बड़े है? नाम है इसराइल। सीरिया में मौजूद ईरान के दूतावास पर इसराइल ने हमला किया और इस्राएली सेना के इसी बारूदी प्रहार से ऐसी चिंगारी भर दी जिसकी चपेट में इसराइल ही गया बल्कि पूरा मिडिल ईस्ट और अफ्रीका भी आ सकता है। क्योंकि ईरान ने इसराइल के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया, जल्दी ईरान की तरफ से इसराइल पर हमला हो सकता है। इसराइल पर मिसाइल और ड्रोन से एयर स्ट्राइक की जाएगी। ईरानी प्रॉक्सी भी इसराइल इलाकों में हमले को अंजाम देंगे। वहीं हूती ने ईरान को करीब 4 लाख सैनिक देने का ऐलान किया। अब तक यमन का हूती गुट 2 लाख सैनिकों की भर्ती कर चुका है। ईरान मिडिल ईस्ट और अफ्रीका में यूएस बेस पर भी अटैक करेगा। मतलब ये कि इस बार ईरान के बारूदी प्रतिशोध में इसराइल ने कोना बारूद से तय लगाई। और इसके साथ साथ रईसी अरब वर्ल्ड से भी महाशक्ति अमेरिका की पांव उखाड़ने की पूरी तैयारी कर चुकी है। अभी तो रईसी के साथ साथ ईरान समर्थित संगठन भी पूरे एक्शन में। हूती हो या फिर हिजबुल्लाह, हर कोई इसराइल अमेरिका के खिलाफ बारूदी चक्रव्यूह तैयार कर चुका है। बस इंतजार है रईसी के एक ऑर्डर का। ईरानी प्रेसिडेंट रईसी इस बार इसराइल से के साथ चुपता करने की तैयारी में। इसराइल की घेराबंदी की जाएगी। इसराइल में बारूदी सल्तनत लाने के लिए रईसी ने अपने तमाम ब्रह्मास्त्रों को एक्शन में ला दिया। ईरानी सेना की तरफ से एक लिस्ट जारी की गई है जिसमें बताया गया है कि इसराइल पर किन मिसाइलों से प्रहार होगा। ईरान की राजधानी तेहरान से तेल अवीव की दूरी करीब 2000 किलोमीटर है। ऐसे में इसराइल पर ताबड़तोड़ प्रहार करने के लिए ईरान ने 9 घातक ब्रह्मास्त्रों को वॉर जोन में उतारने की तैयारी कर ली है। मतलब ईरान की पहली घातक मिसाइल सेजिल है, जिसकी मारक क्षमता 2000 से 2500 किलोमीटर है। ये मिसाइल माक 12 यानी 15000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से अटैक कर सकती है। वहीं ईरान का दूसरा ब्रह्मास्त्र खैबर मिसाइल है, जिसकी रेंज 2000 किलोमीटर है। ये मिसाइल माक 5 यानी 6000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से टारगेट पर धावा बोलती है।
तीसरी मिसाइल इमान है जिसकी मारक क्षमता 2000 किलोमीटर। ये मिसाइल मैक 7 यानी 8643 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ान भरती है। ईरान का चौथा ब्रह्मास्त्र शहाब-3 है जिसकी रेंज 2000 किलोमीटर। ये मिसाइल मैक 7 की रफ्तार से पिन पॉइंट अटैक करती है। इजराइल को दहलाने वाली पांचवी मिसाइल का नाम बदर है जो मैक 9 की रफ्तार से 9000 किलोमीटर तक विध्वंसक प्रहार कर सकती है। ईरान की छठी मिसाइल फबे है जो एक शॉर्ट रेंज क्रूज मिसाइल। इसकी मारक क्षमता 1650 किलोमीटर है तो वही रफ्तार 900 किलोमीटर प्रति घंटे की है। रेसी के सातवें ब्रह्मास्त्र का नाम फतह-2 है जो कि एक हाइपरसोनिक मिसाइल। फतह-2 मिसाइल की रेंज 1400 किलोमीटर है और ये मैक 5 यानी 6000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से अटैक करती है। ईरान की आखिरी मिसाइल खैबर शेकन है जो कि 1500 किलोमीटर तक तबाही मचा सकती है, वो भी 5000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। वहीं इजराइल में बारूदी भूचाल लाने के लिए ईरान की नौवीं मिसाइल हज-कसम है जो मैक 5 की रफ्तार से 1400 किलोमीटर तक के इलाके को दहला सकती है। यही वो 9 मिसाइलें हैं जिसका इस्तेमाल किसी भी वक्त रईसी इजराइल के खिलाफ कर सकती है। इसी बीच ईरानी मीडिया की एक रिपोर्ट में यह भी दावा किया जा रहा है कि इजराइल पर ईरान सिर्फ बैलिस्टिक या फिर क्रूज हाइपरसोनिक मिसाइलों से हमला नहीं करेगा बल्कि इसके साथ साथ पहली बार ईरान एटमी वॉरहेड से लैस मिसाइल को इजराइल पर दाग सकता है। ईरान ने फतेह-1 मिसाइल को एटमी वॉरहेड से लैस किया। फतेह-1 मीडियम रेंज हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल जिसकी मारक क्षमता करीब 1400 किलोमीटर तक थी। ये मिसाइल मैक 13 यानी 18500 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से अटैक करती दरअसल ईरान ने फतेह-1 मिसाइल को न्यूक्लियर वॉरहेड से लैस इसलिए किया है क्योंकि अगर ईरान हमला करता है उसके जवाब में अगर नेतन्याहू एटमी हथियारों का इस्तेमाल करते हैं तो फिर ईरान की फतेह-1 हाइपरसोनिक मिसाइल से एटमी जलजला ला सकती एक तरफ ईरान की जंगी तेवर में इजराइल की होश मारता कर रखेंगे तो वहीं दूसरी तरफ ईरानी प्रॉक्सी के हमलों से तेल अवीव में खलबली मची क्योंकि ईरान के हमले से पहले ही ईरानी प्रॉक्सी ने इजरायली इलाकों को दहलाना शुरू कर दिया। मसलन ईरानी प्रॉक्सी ने इजरायल के इलाक पोर्ट पर ड्रोन हमला किया। इस्लामिक रेजिस्टेंस ने गाजा में आईडीएफ के सैन्य अड्डे तबाह किए। हिजबुल्लाह ने भी उत्तरी इजरायल के इलाके में प्रचंड बमबारी की। वहीं हूती ने रेड सी में इजरायल के कार्गो शिप पर अटैक किया। इसके अलावा हूती ने यूएस ब्रिटेन के कार्गो शिप पर भी हमला किया। इजरायली इलाकों में ईरानी प्रॉक्सी के सीरियल अटैक से नेतन्याहू भी सन्न। वहीं इजरायली सेना में भी खौफ पसरा हुआ। ऐसे में इजरायली डिफेंस ने गाजा में जंग लड़ रहे करीब 10,000 सैनिकों को वापस बुला लिया है। दावा दिया जा रहा है कि गाजा से बुलाए गए आईडीएफ के करीब 10,000 जवानों की तैनाती अब इजरायल बॉर्डर के उन इलाकों पर होगी जहां से ईरानी प्रॉक्सी हमले को अंजाम दे रही। वहीं दूसरी तरफ ईरान की ताकत उसकी मिसाइलें और ड्रोन। ऐसे में इजरायल ने ईरानी हमले रोकने के लिए EFP इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्लस पंप को लोड किया है। मतलब ये कि इस बार अरब में ईरान वर्सेस इजरायल के बीच आर-पार की जंग होगी करीब तय हो चुका है। अब ये देखना होगा कि सीरिया हमले का प्रतिशोध लेने के लिए रईसी इजरायल पर पहले विध्वंसक हमले को अंजाम कब देंगे। रूसी एयरफोर्स का हवाई हमला यूक्रेन ठिकानों पर Su-34 से स्ट्राइक की है। Su-34 की ताबड़तोड़ मिसाइलें गिराई हैं। हमले में यूक्रेन के कई ठिकाने तबाह हो गए।
अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी जैसे देशों के हथियारों की ताकत पूरी दुनिया में मशहूर है, लेकिन रूस यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद दुनिया में एक ऐसा ग्राउंड तैयार हुआ जहां शक्तिशाली देशों के हथियारों के असर को दुनिया देख रही है। यूक्रेन ने नेटो के ऐसे हथियार दिलाए जिन्हें अछूत और अभेद्य माना जाता था, लेकिन अब उनमें से कई हथियार यूक्रेन में लाचार नजर आ रहे हैं। वजह है रूस के रिवर्स इंजीनियरिंग। रूस ने नेटो के जिन हथियारों को जब्त किया उनकी तकनीक अब रूस हासिल कर चुका है और इतना ही नहीं, उसे नष्ट करने के लिए आधुनिक हथियार भी बना चुका है। दुनिया का शक्तिशाली एयर डिफेंस थिएटर पावर वाली स्टॉर्म शैडो हवा में भस्म हो गई। दुनिया का सबसे शक्तिशाली अब्राम्स टैंक मामूली ट्रक की तरह सही है। समुद्र में युद्ध का अचूक हथियार सीजो टारगेट तक पहुंचने से पहले ही आग का गोला बन गया। आखिर ये सब कैसे हुआ? दुनिया की शक्तिशाली हथियारों की काट कैसे तलाशी है? रूस ने नेटो के घातक हथियारों को नष्ट करने वाला ब्रह्मास्त्र कैसे बनाया? जवाब है रूस की रिवर्स इंजीनियरिंग, यानी नेटो के हर हथियार का गहरा अध्ययन और उसकी कमजोरी की तलाश। रूस यूक्रेन युद्ध की कुछ तस्वीरें दुनिया को चौंका रही हैं। मॉस्को से आने वाली खबरें दुनिया को हैरान कर रही हैं। आखिर वो कौन सा ब्रह्मास्त्र है जिसने नेटो की तमाम ताकतवर हथियारों को कबाड़ बना दिया? रूस यूक्रेन युद्ध की सबसे चौंकाने वाली तस्वीर, जंग से हैरान करने वाली खबरें। ये कोई बावली मशीन नहीं बल्कि ब्रिटिश स्टॉर्म शैडो मिसाइल। यूक्रेन इस मिसाइल से रूस और क्रीमिया में कई धमाके कर चुका है। कुछ लोग इसकी एक बोल को बोल रहे हैं। ये रूसी विशेषज्ञ हैं जो इस मिसाइल से जुड़ी हर जानकारी को हासिल करने की कोशिश की। किसी तरह से किसी हथियार की हर जानकारी जुटाई जाती रही और यही है रूस की रिवर्स इंजीनियरिंग। रूस ने युद्ध के दौरान कई हथियारों को जब्त किया। रूस में होने वाले हमले के बाद मलबों की जांच हुई। नेटो के हथियारों की तकनीक का अध्ययन किया गया। रिसर्च से हर हथियार की कमजोरी का पता लगाया गया। रूस ने पहले चरण में नेटो के हथियारों की ताकत का पता लगाया और फिर उससे भी ताकतवर हथियारों को बनाने का काम शुरू किया गया। आज रूस ने ऐसे कई हथियार बना लिए हैं जो नेटो के हथियारों को बड़ी आसानी से भस्म कर देते हैं। रूस के तमाम हथियार कारखाने अब आधुनिक हथियारों के प्रोडक्शन में जुट गए। नेटो की बख्तरबंद गाड़ियों पर रिसर्च हुई। टैंक के लिए आधुनिक शेल बनाए जा रहे हैं। नए शेल गाड़ियों के कवच को भेजने में सक्षम होंगे। अलग अलग तरह के कई आर्मर्ड व्हीकल रूस के कब्जे में। रूस का दावा है कि अगर नेटो देश अपनी गाड़ियों को अपग्रेड करते हैं तो उससे पहले ही रूस टैंक शेल को और ज्यादा ताकतवर बना देगा। लेपर्ड टाइगर सिंथार भी रूस ने रिवर्स इंजीनियरिंग की बदौलत दी थी। ब्रिटिश चैलेंजर 2 टैंक भी यूक्रेन युद्ध में कुछ खास नहीं कर सके। आगे बढ़ने से पहले आपको दिखाते हैं कि कैसे रूस ने नेटो के हर हथियार की काट तैयार कर दी और युद्ध में अपनी जीत को सुनिश्चित कर दिया। रूस की रिवर्स इंजीनियरिंग ने नेटो देशों के हथियारों के लिए काल साबित होने वाले हथियार बनाने में मदद की। यूक्रेन को ब्रिटेन से स्टॉर्म शैडो मिसाइल मिली। रूस ने इसकी काट के लिए पंच
यूक्रेन को पेट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम भी मिला है, लेकिन रूस ने इसकी काट को भी तलाश किया। रूस ने स्कंदर मिसाइलों में कुछ बदलाव किया है, जिसकी वजह से पेट्रियट को चकमा दे रही है और मिसाइल एयर डिफेंस की तबाही की वजह बन रही है। अमेरिका के एब्राम टैंक का संहार हो रहा है। रूस ने रिवर्स इंजीनियरिंग से खास तरह का शेल तैयार किया है। रूस ने नेटो के टैंक और वाहनों पर लगे आर्मर यानी कवच पर रिसर्च की। इसके अलावा अब्राम के कमजोर हिस्से की पहचान करी गई है। अब अब्राम की छत यानी ऊपरी हिस्से पर हमला किया जा रहा है। युद्ध में यूक्रेन का सी ड्रोन बेहद घातक साबित हुआ। रूस ने इसे नष्ट करने के लिए मैचिंग फ्रीक्वेंसी वाले ड्रोन तैयार किए। इससे यूक्रेन के ड्रोन की आसानी से पहचान हो रही है। क्रीमिया के तट को सुरक्षित बनाने के मकसद से रूस ने ऐसा किया। ब्लैक सी फ्लीट भी ऐसे ड्रोन से सुरक्षित है। यूक्रेन के लॉन्ग रेंज ड्रोन लगातार रूस की ऑयल रिफाइनरी को निशाना बना रहे हैं। रूस ने ड्रोन को नष्ट करने के लिए आधुनिक फ्लेम थ्रोअर बनाया है। रूसी फ्लेम थ्रोअर ड्रोन गिराने में सक्षम है। इससे आग की लपटें निकलती हैं जो ड्रोन को जला देती हैं। रूसी सेना ने बड़ा हमला किया, जिसके हमले में यूक्रेनी सेना का संहार हुआ। 24 घंटे में यूक्रेन के 325 सैनिक मारे गए। रूसी रक्षा मंत्रालय ने जारी किया है ये आंकड़ा। यूक्रेन हार के मुहाने पर पहुंच गया है। ज़ेलेंस्की सेना किसी भी
रहती है। ऐसे में सरेंडर को टालने के लिए जेलेंस्की नया वॉर गेम शुरू कर रहे हैं। जेलेंस्की हार टालने के लिए युद्ध में अमेरिकी सेना को उतारना चाहते हैं। इसके लिए वो बड़ी साजिश रचकर बाइडेन को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। सवाल यह है कि आखिर जेलेंस्की का ये षड्यंत्र है क्या? वो सुपर पावर को भड़काने के लिए कौन सी चाल चल रही है? तबाही का ये वो तूफान है जिसके सामने यूक्रेन घुटने देखने जा रहा है। और इन प्रतिशोध का ये वो परिणाम है जिसने यूक्रेन की पराजय सुनिश्चित कर दी। जेलेंस्की सेना युद्ध में वापसी करने की भरपूर कोशिश कर रही है, लेकिन उसकी कोशिश कामयाब नहीं हो पा रही। इसलिए आज में जेलेंस्की अब आखिरी दांव, आखिरी पैंतरा आजमा रहे हैं। जेलेंस्की और उनके सेना अध्यक्ष अब छल युद्ध के जरिए नेटो को जंग में खींचने की कोशिश कर रहे हैं। यूक्रेन अब हार से तभी बच सकता है जब जंग में नाटो सेनाओं की एंट्री होगी। ये बात जेलेंस्की जानते हैं, लिहाजा वो नाटो को जंग में कूदने की मजबूर है। 24 घंटे के अंदर जेलेंस्की और उनकी सेना ने जो कुछ किया है वो इसी बात की घोषणा कर रहा है। जेलेंस्की के आदेश पर यूक्रेनी फोर्स ने ज़पोरिज़िया परमाणु पावर प्लांट पर भीषण हमले किए। पावर प्लांट पर एक दो नहीं बल्कि कई हवाई हमले किए। रविवार को यूक्रेन ने प्लांट पर हमला तब किया जब इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी यानी IAEA की टीम परमाणु प्लांट का निरीक्षण कर वापस लौटे। इसके बाद यूक्रेन ने प्लांट पर विस्फोट कर दिया। यूक्रेन के हमले के बाद IAEA चीफ रॉबर्ट ग्रॉसी ने कहा कि यूक्रेन ने ज़पोरिज़िया पावर प्लांट के मुख्य रिएक्टर पर 3 हमले किए। इससे युद्ध में एटॉमिक रेडिएशन का खतरा मंडराने लगा है। ज़पोरिज़िया पावर प्लांट की कम्युनिकेशन डायरेक्टर ने भी ऐलान किया है कि प्लांट में इन दिनों यूक्रेन के हमले बढ़ गए। Здесь столовая, происходила выгрузка, и когда случился первый взрыв. Это остатки дрона, который прилетел в грузовик, которого разбивали продукты рядом с... Второй прилет был зафиксирован в районе Рудного. ज़पोरिज़िया पावर प्लांट पर यूक्रेन के हमले से रूस भी भाग गया। वियना में रूस के प्रतिनिधि मिखाइल उलियानोव ने कहा है कि ज़पोरिज़िया पावर प्लांट एक बार फिर से यूक्रेन के टारगेट पर आ गया है। इसके पीछे यूक्रेनी सीक्रेट सर्विस की बड़ी साजिश है। दरअसल यूक्रेन की कोशिश है कि ज़पोरिज़िया पावर प्लांट पर हमले का आरोप रूस पर है, जिसके बाद नेटो सेनाएं या बाइडेन यूक्रेन में अपनी सेना उतारने के लिए मजबूर हो जाए। हालांकि यूक्रेन की ये साजिश कामयाब नहीं हो पाई। IAEA ने पुष्टि कर दी कि हमला यूक्रेन ही कर रहा है।
होने की झूठी खबर फैलाई। इन तीनों थ्योरी में से कोई भी थ्योरी सही हो सकती है, लेकिन जेलेंस्की और उनकी सेना का मकसद अमेरिका को रूस के खिलाफ भड़काना, ताकि जंग में बाइडेन अपनी सेना उतारने पर मजबूर हो जाए और इस तरह यूक्रेन हार से बच जाए। जेलेंस्की ये टफ वॉर गेम इसलिए खेलने पर मजबूर हुए हैं क्योंकि अब नेटो उन पर सरेंडर करने का दबाव डाल रहा है। स्टॉलटेनबर्ग ने कहा है कि मेरा मानना है कि युद्ध बहुत जल्द खत्म होने वाला है। यूक्रेन को रूस से समझौता कर लेना चाहिए। नेटो के इसी दबाव की वजह से जेलेंस्की अब युद्ध की आग को भड़का रहे हैं, ताकि इसमें बाइडेन और उनकी सेना की एंट्री हो सके। जेलेंस्की ने खुद ही स्वीकार किया है कि उनकी सेना किसी भी वक्त सरेंडर कर सकती है। अमेरिका से जल्द ही हथियार नहीं मिले तो यूक्रेन को हार से कोई नहीं बचा पाए। हमारी सेना सरेंडर के कतार पर खड़ी है। जाहिर है, एक तरफ हार का डर और दूसरी तरफ नेटो की ओर से सरेंडर का प्रेशर। यही वजह है कि ऑर्गेनाइज जेलेंस्की अब नई रणनीति के तहत युद्ध को भयावह आकार देने का प्रयास कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारत। ईरान इजराइल युद्ध से जुड़ी बड़ी खबर इस वक्त पूरे ईरान में इस वक्त इंटरनेट सेवा ठप हो गई है। इंटरनेट ठप होने से ईरान में हड़कंप मचा हुआ है। इंटरनेट ठप होने की वजह अब तक साफ नहीं है। संभावित इजरायली हमले से बचने के लिए ईरान ने इंटरनेट सेवा को ठप किया। इंटरनेट ठप होने के पीछे इजराइल अमेरिका का भी हाथ हो सकता है। इस वक्त की बड़ी खबर युद्ध में यूक्रेन की सेना जब किसी मोर्चे पर गिरी है, कमजोर साबित होने लगी है। जेलेंस्की वहां अपनी अज़ोव बटालियन को भेजते हैं। अब डोनेत्स्क में भी अज़ोव बटालियन ने कमान संभाली। डोनेत्स्क में रूस को भारी नुकसान पहुंचाते हुए अज़ोव लड़ाकों ने 11 टैंकों को नष्ट कर दिया। रूस के 50 सैनिकों की मौत का भी दावा है। यूक्रेन ने कई इलाकों में रूस की आर्टिलरी और वाहनों को निशाना बनाया है। अज़ोव बटालियन इससे पहले मारिउपोल और बाखमुत में भी जंग का रुख बदलने में कामयाब हुई थी। विध्वंस की हर तस्वीर के साथ यूक्रेन के नाम एक कामयाबी दर्ज हुई और रूस के नुकसान का आंकड़ा बढ़ा। ये रूस पर यूक्रेनी स्पेशल फोर्स का हमला, सेना की बड़ी टुकड़ी जो जहां भी गई रूस को गहरे जख्म दी। ये अज़ोव बटालियन का हमला है। ये फौज की बड़ी टुकड़ी जिसने मारिउपोल में रूस को जीत के लिए तरसा कर रख दिया। अज़ोव लड़ाकों ने बाखमुत में बाजी को पलट दिया और रूस के लिए जीत बेहद मुश्किल हो गई। यूक्रेन के अज़ोव रेजिमेंट ने ये वीडियो जारी किया। दावा है कि अब जेलेंस्की ने यूक्रेन को बचाने की कमान अज़ोव लड़ाकों को सौंप दी। अज़ोव लड़ाकों ने डोनेत्स्क में रूस की सेना के एक मोर्चे को टारगेट किया जिसमें रूस के कई टैंक नष्ट हो गए। इस दौरान यूक्रेन की वायुसेना भी अज़ोव लड़ाकों की मदद कर रही थी। हमले में 50 रूसी सैनिकों की मौत का खबर है।
ये अभ्यास है। एक टाइम ये करो, ये शरीर का खिंचाव, ये बॉडी का खिंचाव, और ये इसके अंदर स्टेमिना देता है, इसको तरोताज़ा रखता है। इसकी एक एक मांसपेशियों को, एक एक मांसपेशी को खींचा जाता है। एक एक मांसपेशी को जब तक शरीर की अपन जागृत नहीं करेंगे, अंधाधुंध नहीं, तरीके वाइज, कंधों का दो, चेस्ट का दो, पीठ का दो, रीढ़ की हड्डी का, पैरों का, टखनों का, घुटनों का, पंजों का, इसमें टोटल एक्सरसाइज आती है। इसमें जो स्ट्रेचिंग होती है ना, ये स्ट्रेचिंग इतना ज़बरदस्त होता है, लेकिन अभी इसके अंदर शरीर का उस इम्यूनिटी को जगाना, उसको ये बूस्ट बना देना, लेकिन ये आटन डालने पड़ते हैं। फिर ये एक दफ़ा, फिर 1-1.5 घंटे तक इसकी ये कम से कम बैक और ये पुशअप और फिर बैक, फिर इसके बीम, वो जगह नहीं है सफिशिएंट, अब कोई जगह नहीं होती है अपने पास, लेकिन जितना होता है ना अपने घर में जो साधन है ना, उन्हीं को देख करके उसी में बहुत हो जाता है, खड़े खड़े हो जाता है। ये 4 कदम इधर पीछे और 4 कदम आगे अगर कोई लोगे ना, तो डॉक्टरों का कोई नामो निशान नहीं मिलेगा इसके अंदर कि शरीर के अंदर कोई डॉक्टर की जरूरत पड़ जाए, नहीं पड़ेगा। ये तो हमारे पूर्वज बता के गए हैं, तो वो हम सीनियर सिटीजन हो गए, तो हम बच्चों को, बड़ों को, जवानों को, सबको बोलने के लिए ये इसके ऊपर आ रहे हैं। अगर भाई मेहनत करो, अब वो डॉक्टर तो है नहीं, हम इसको नक से सिख बोलते हैं। भाई पंजे अंगुली के ये नाखून होते हैं ना, इसको भी ये ऐसे दबा करके जब ये ज़मीन में चला जाता है, 4 चक्कर इस ज़मीन के अंदर इस नाखूनों को ये दबा करके, ये मोड़ करके, ये दबा करके चलो ज़मीन के अंदर, और फिर इसके ऊपर एड़ी पे चलो, फिर ये साइड में ये दबा करके, फिर ये दबा करके, ये एड़ी पे उठा के, फिर ये पंजों को तोड़ करके ज़मीन में टिका करके, ये अलग अलग एक्सरसाइज हैं। शरीर के अंदर वो करंट और वो नसों को जागृत कर देता है ये बॉडी को। इसमें अथाह, मैं बोलता हूँ अथाह सागर भरा पड़ा है, लेकिन आपको हम तो बूढ़े हो गए करते करते, लेकिन अब ये करना ही पड़ेगा हर इंसान को। अब हमारे को तो 50 साल हो गई ये करते हुए, लेकिन अब सबको देख रहे, सभी को देख रहे, कर रहे हैं, मोटिवेट भी हो रहे हैं, लेकिन इसका घुटनों का, टखनों का, कंधों का, कोहनियों का, मैं बोलता हूँ ये हिप के गोड़ों का, मतलब इनके जॉइंटों के ऊपर कभी भी, जॉइंट के ऊपर वजन मत डालो, जॉइंटों को तो नस, ये खिंचाव डालो, ये नसों का, ये बॉडी का ये खिंचाव होना चाहिए नसों का। ऊपर की तरफ खिंचाव डालो, नीचे की तरफ खिंचाव डालो, साइड टू साइड डालो, तब देखो कैसे नसें जाकर इसका ब्लड का सर्कुलेशन, 1 नंबर ब्लड का सर्कुलेशन होता है। तो ये करो भाई, सब करने से होता है। अभी कई बच्चे आप देख करके मेरे को बोलते हैं अंकल आपके साथ, मैं बोला भाई मैं आपको बताता रहूँगा और ये करता रहूँगा। बोला आप बोलते नहीं, करने से। मैं को यार देख लो, एक्टिविटी नोट कर लो, कौन सी एक्टिविटी करने से कौन इंसान कैसे रहता है। बस ये होता है भाई मैं ये कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ, इसको कम कर सकता हूँ, मैं पूरा बैलेंस नहीं रोक सकता तो दीवार के हाथ लगा करके बैलेंस को रोक लो। कोई ये ज़रूरी नहीं है, चारपाई का भी मैं बताता हूँ, चारपाई का लेट करके जिससे कुछ भी नहीं होता है, जो अपने को बोलता है ना मैंने अपाइज मान लिया अपने को, उसको खड़ा कर देंगे, अपाइज को खड़ा कर देंगे। भाई शारीरिक मेहनत नहीं कर सकता तो बिस्तर के ऊपर लेट के करो, लेट के इतना आनंद है ना इसका पूछो मत। वो लेट के भी दूंगा मैं, लेट के भी बनाएंगे, खड़े खड़े बनाएंगे, चलते चलते बनाएंगे, नाचते गाते बनाएंगे, कैसे भी। योगा है ये योगा, वर्जिश, पीटी, जिम्नास्टिक, यूएससी, कोई भी, ताइक्वांडो, कोई भी ऑलराउंड उसके अंदर बनो, ऑलराउंड के अंदर आता है। ये नहीं कि मैं एक जान गया किताब लेकर के बैठ गया, बोले रीढ़ की हड्डी से ठीक होती है, इससे घुटना ठीक होता है, इससे कंधा ठीक होता है, इससे सर्वाइकल ठीक होता है। ये रोगों का नाम सब ने हम भी जानते हैं, लेकिन इसमें जो कोई भी रोग है वो नहीं आ सकता, कभी नहीं आएगा लाइफ में, कभी भी। हंसते मुस्कुराते जिंदाबाद बोलते हुए जिंदे हैं, जिंदे रहेंगे और तेरे को रखेंगे
और तू मेरे को रखेगा। ये इसको दिया जाता है, इसके अंदर भरा जाता है। फिर इसको ये उठाओ, बहुत बढ़िया एक्सरसाइज होती है ये। इसको जब शरीर को जब इसको भर देते हैं ना, तभी ये होता है। ऊपर की तरफ चेस्ट को, कंधों को, ये सब टोटल ऊपर की तरफ जाएगा। ये पूरी बॉडी का खिंचाव मिलता है इसको। जब ये पूर्ण संपूर्ण जब अपने स्ट्रेचिंग दे देते हैं, शीर्षासन मयूरासन दे देते हैं, तब इसका ये ठंडे शरीर में नहीं। अभी ये पसीना साइड से गिर रहा है, तो ये बालों से पसीना, अब गर्मी का टाइम आ गया तो गर्मियों के अंदर बहुत आनंद आएगा। इसको जितना निकले, पसीना निकलना है तो चलना है तो पसीने को पसीना ही निकालना ही एक योगा और ये ट्रीटमेंट है शरीर का। सब कुछ ये पसीने को ही एक दफ़ा। अब गर्मी आ गई तो दो टाइम करो, दो टाइम पसीने को पूरे को चुआ दो। अब जीभ को, पूरी जीभ निकाल करके यहाँ टच होनी चाहिए। गर्दन ले जाओ, कंधा नहीं जाएगा इसमें। साइड टू साइड जीभ को जितना हो सके बाहर, जीभ को, जबड़े को, ये टाइट, ये दांत, ये आँखें, ये सर्वाइकल का ये क्या बोलते हैं, ये इसी से तो ज्वाइंट होते हैं। ताकि अब थोड़ा सा हाइट में डाल दिया, रख दिया, एक करवट हो गई, उसके हो जाता है। ये कुछ नहीं होगा, इसे कुछ नहीं होगा। ये गर्दन का मूवमेंट ये है, ये पीछे ठुड्डी को चेस्ट के टच करके और जीभ को नीचे। ऊपर जाओ तो जीभ को नाक के लगाओ, नीचे आते हैं तो चेस्ट के लगाओ, नीचे आते तो चेस्ट को। फिर ये एक से एक योगा, एक से एक अभ्यास, एक से एक शरीर को अपने को ये अपने आप जवाब देता रहता है। अपन नहीं करेंगे इसको। मैं बंद कर रहा था, होल्ड कर रहा था, गर्दन का स्थिर पे एक टाइम कर दिया था। तो इसका टाइम होता है, एक दफ़ा स्ट्रेचिंग का दो, एक दफ़ा इसको ताकत का दो, पुशअप का, बैक का, ये ताकत में लाओ इसको। एक चारपाई को बाजू पकड़ो, फिर ये हथेली में आटन पड़ जाते हैं, आटन पड़ना चाहिए, हाथ को पकड़ना चाहिए। फिर ईंट उठा लो, डंडा उठा लो, 2 आइटम बस, छोटे छोटे आइटम होते हैं घर के अंदर, इन्हीं को उठा लो। इनसे इतना आनंद आता है ना, ये हाथ को भरने का और बाजुओं को खोलने का। तो एक डंडा है और एक ये ईंट है। ये फिर अब दूसरे के अंदर फिर करेंगे तो अभी इसको कल इसके अंदर नंबर आ जाएगा। अब कल ताकत का दिया है तो आज इसको पीटी का, यूएससी का, जिम्नास्टिक का, फिर इसको मस्ती करके फिर 10 बाई 10 की जगह कोई हॉल, कोई रूम, चारपाई को साइड में कर दो और उसमें करो। बाहर तो कोई मतलब ही नहीं, 10 कदम बहुत होता है, 5 कदम बहुत होता है। और फिर देखो कैसे मेंटेनेंस को, ये शरीर को रखते हैं अपन रखेंगे, ये नहीं रखेगा, ये नहीं, अपने को लगाना पड़ेगा। केवल इसके ऊपर 5 मिनट 10 मिनट के लिए इसके ऊपर इसको घोड़ा बना दो, इसकी नकेल का डाल करके इसके ऊपर चढ़ जाओ, फिर इसके ऊपर, फिर इसको छोड़ दो, फिर इसको अपने ऊपर ले लो। अब आ जा तू, तब देखो ये आपको बल्लियाँ उछलाएगा, बल्लियाँ। ये वो नज़ारा दिखाएगा जो ज़िंदगी के अंदर कभी सोच नहीं सकते कि अपन इसके अंदर है क्या। अपन तो इसको सुप्तावस्था में डाल करके जैसा चल रहा है ज़िंदगी, ऐसा चल रहा है, तो वही समझ करके इसको कर लेते हैं। ये नहीं, इसको चलाओ, ये चलेगा, नहीं चलाओगे ये नहीं चलेगा, रुलाओगे ये आपको रुलाएगा, ये बैठाओगे ये आपको बैठा देगा, ये नहीं दौड़ाओगे तो आपको बंद कर देगा। सब कुछ ये कैप्चर, इसके पास चाबी है, टूल बॉक्स है ये टूल बॉक्स है।
अब ये हाथों के इनके ये सब बताएंगे, एक एक उंगली मैं नक से सिक बोलता हूँ इसको। भाई जब करने लग गए तो ये समझो 2 घंटा, 1.5 घंटा, 2.5 घंटा चाहिए, तो ये कितना भी लॉन्ग चले कि भाई मेरे को 1.5 घंटा में ये देखता, टाइम नहीं देखता मैं। जब मेरा शरीर ये इजाज़त दे दे कि भाई अब मेरे को छोड़ दे, तो उस समय इसको छोड़ना है बस। ये नहीं कि ये शॉर्ट में छोटा कट, आप बोलते शॉर्ट बनाओ, ये बनाओ, आपके ये व्यूअर बढ़ जाएंगे कि व्यूज़ बढ़ जाएंगे, सब्सक्राइबर बढ़ जाएंगे। मेरे को भाई बढ़े नहीं बढ़े भाई, मेरे को कोई मतलब नहीं है। कोई भाई देखता है पसंद, मैं तो बोलता हूँ कि भाई खड़े हो जाओ, ये ओरिजिनलिटी बताते हैं, ओरिजिनलिटी भोग तो भोगी हैं और ओरिजिनलिटी है। डुप्लीकेसी को तो कोई कुछ भी कर सकता है, फिर उसके अंदर फिर ये नहीं, अरे इसके अंदर सिंपल, सब कुछ सिंपल है। कोई कहीं जाने की जरूरत नहीं, कोई खाने की, कोई न्यूट्रिशन की जरूरत नहीं, कोई स्टेरॉइड की जरूरत नहीं। ये अपने आप इसके अंदर, ये इसके अंदर से कोई बना सकता है छांट करके। अगर भाई ये क्यों, तब तो वो इंसान होता है अपने को जानने वाला। और इंसान जानेगा इस भगवान को जो अंदर बैठे है ना, ये अपने आप बता देता है, अपने अंदर है। इसको अंदर में शुद्ध में लेकर के बैठेंगे, इसमें कोई गंद नहीं बढ़ने देंगे, अंदर जाने प्रवेश करने की मतलब ही नहीं होगा। तब देखो इसके अंदर क्या होता है। करो, मेहनत करोगे तब ये होगा भाई। बातें करने से, लक्चरबाजी से, इससे नहीं। एक जुनून होता है ना, वो जुनून तो देखो, हम भी बूढ़े आदमी हैं, जुनून देखो, ये जुनून होना चाहिए, ताउम्र जुनून होगा ये, तब ये जा कर के रहता है। ये नहीं कि भाई मैं 6 महीना कर लिया, साल भर कर लिया, 2 साल, 4 साल, 5 साल, नहीं। मरते दम तक खड़े रहोगे इसके साथ, तब ये आपके साथ खड़ा रहेगा। ये कोई छोटी मोटी कहानियाँ नहीं है, ये बहुत लॉन्ग लाइफ की कहानियाँ हैं, बहुत बड़ा इतिहास है इसका। तो इसको देखो, सोचो, इसके बारे में सोचो। ये आपको वो मैं बोल नहीं सकता, मेरे मतलब इसके ऊपर मोबाइल पे नहीं बोल सकता, इतने मजाक और इतने हमारे गुरु बोलते थे, तो वो हम इस पे बोल नहीं सकते, कम्युनिटी गाइडलाइन आ जाता है। नहीं, इतने मजाक की बातें, उसके अंदर ये जोश, ये स्टेमिना, ये स्फूर्ति, गशपना, बुशपना, ये भरते थे। और यही भरो, बस भरो।